नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। जून की इस गर्म दोपहर नई दिल्ली के पालाम एयरबेस पर आज सामान्य से कहीं ज्यादा हलचल हो रही थी। इंडियन आर्मी की पैरा एसएफ के कमांडोज कॉन्गो जाने की तैयारी जो कर रहे थे। दशकों से युद्ध भूमि बना हुआ एक अफ्रीकन देश जहां इन भारतीय कमांडोज को यूएन के पीस कीपिंग मिशन में सर्व करना था। कॉन्गो में चल रहे दुनिया के सबसे महंगे पीस कीपिंग मिशन में लगभग 1/4 ट्रूप्स भारत से आते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पैराशूट रेजिमेंट के 100 भारतीय कमांडोज आज कॉन्गो के नॉर्थ किवू प्रोविंस के लिए उड़ान भरने वाले हैं। खनिज और धातुओं से संपन्न कॉन्गो का एक ऐसा इलाका जहां गृह युद्ध के चलते नदियों में बहने वाला पानी भी लाल हो चुका था। भारतीय एसएफ के कमांडोज अपने कॉन्गो मिशन के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी असम में स्थित पैरा एसएफ बेस से इन्हें एक कॉल आती है और अगले 5 मिनट में इनके ऑर्डर्स पूरी तरह बदल चुके होते हैं। इस कॉल के बाद ये कमांडोज यहाँ खड़े एक प्लेन में सवार तो होते हैं, लेकिन अब इनका डेस्टिनेशन कॉन्गो नहीं बल्कि मणिपुर होने वाला था। 77 व्हील्ड वाइपर्स स्क्वाड्रन का C-130J फुल थ्रॉटल मोड में दिल्ली और मणिपुर के बीच 2350 किलोमीटर का सफर तय करना शुरू कर देता है। केवल 5 मिनट में सब कुछ बदल गया था। थोड़ी देर पहले तक हंसी मजाक कर रहे इन कमांडोज की आंखों में अब खून और सांसों में लावा उतर आया था। उस फोन कॉल से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह एक अलगाववादी हमले में डोगरा रेजिमेंट के 18 फौजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। 5 जून 2015 की सुबह मणिपुर में डोगरा यूनिट के काफिले को एक साथ 3 अलगाववादी संगठनों द्वारा निशाना बनाया गया था। भारतीय फौजियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाने के बाद ये बागी बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार के घने जंगलों में घुस गए थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। भारतीय ट्रूप्स के ऊपर अटैक करने के बाद म्यांमार के अंदर जाकर छिपना इन आतंकियों के लिए एक रूटीन सा बन गया था, लेकिन इस बार इनसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। ये भूल गए थे कि 2015 का ये भारत एक नया भारत है। इन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार इंडियन आर्मी उस हाईवे पर बहाए गए खून के एक एक कतरे का गिन गिन के हिसाब लेगी। प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रही भारतीय फौज इस बार एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देगी जिससे दुश्मन की आत्मा कांप उठेगी। एक ऑपरेशन जिसके बाद बंदूक उठाना तो दूर की बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई भारतीय फौजियों की तरफ आंख तक नहीं उठा पाएगा। मणिपुर स्थित अपने बेस पर बैठे 35 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करते, उनके कानों में वही 3 शब्द बार बार गूंजने लगते। वो 3 शब्द जो थोड़ी देर पहले उन्हें अपने रेडियो पर सुनाई दिए थे। 18 फौजी शहीद, 18 फौजी शहीद। मणिपुर की राजधानी से कोई 100 किलोमीटर दूर जंगल के बीच से गुजर रहे इस हाईवे की हवा में आज की सुबह एक दिल दहला देने वाली गंध भरी हुई थी। गंध जो बुरी तरह जल चुके 18 भारतीय जवानों के पार्थिव शरीरों से आ रही थी।
डोगरा रेजिमेंट के फौजी एक ऑपरेशनल ड्यूटी पूरी कर वापस अपने बेस को लौट रहे थे और ठीक इसी समय चंदेल जिले के इस हाईवे पर हथियारबंद अलगाववादी घात लगाकर बैठे हुए थे। सुबह के ठीक 8:30 बजे एम्बुश लोकेशन पर पहुंचते ही इस डोगरा काफिले में शामिल ट्रक्स के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर दिया जाता है। अटैक जो बहुत ज्यादा तीव्र होने के साथ साथ अत्यंत क्रूर भी था। घटना के बाद इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार इस निर्मम अटैक के पीछे राज्य में सक्रिय 3 अलगाववादी संगठनों का हाथ था। संगठन जिनके नाम थे NSCNK, KCP और KYKL। इन संगठनों द्वारा जिस डोगरा यूनिट को निशाना बनाया गया था वो मणिपुर में अपना 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा कर चुकी थी और अटैक के समय इस यूनिट का हर जवान अपने परिवार से मिलने के लिए एक एक दिन गिन गिन कर काट रहा था। और यही बात लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनको एक क्षण के लिए भी आराम से बैठने नहीं दे रही थी। अपने पूरे फौजी करियर में उन्होंने अलगाववादियों द्वारा किया गया इतने बड़े स्तर का अटैक पहले कभी नहीं देखा था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा एक पैराएसएफ यूनिट के सेकंड इन कमांड थे और इस हमले के लिए जिम्मेदार अलगाववादी संगठन उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। वो जानते थे कि लेफ्टिनेंट कर्नल कैसा दिखता है, उनके साथ क्या क्या कर चुका है और अगर अपनी पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। आर्मी ज्वाइन करे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को 15 साल हो चुके थे और इसमें से ज्यादातर समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी जंगलों में उग्रवादियों का शिकार करते हुए बिताया था। लाइन ऑफ ड्यूटी में असामान्य साहस का परिचय देने के लिए उनकी छाती पर अनेकों मेडल सजे हुए थे, जिनमें से एक शौर्य चक्र भी था जो उन्हें 2004 में अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया गया था। मणिपुर अटैक से ठीक 10 साल पहले उस समय कैप्टन रहे ऑस्कर डेल्टा की कमांड में पोस्टेड एक युवा फौजी, एक रंगरूट जो उनको बहुत प्यारा था, उनके दिल के बहुत करीब था, अलगाववादियों के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था। ऑस्कर डेल्टा इस घटना से इतने ज्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने 24 घंटों के अंदर अंदर अपने फौजी की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर डाली थी। बस फिर क्या था, वो क्रैक कमांडोज की एक टीम बनाते हैं और 24 घंटे पूरे होने से बहुत पहले ही इस हमले के लिए जिम्मेदार 11 में से 8 अलगाववादियों को एक एक करके ऊपर भेज देते हैं। यही कारण था कि लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा अलगाववादियों की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर चल रहे थे। मणिपुर में एक्टिव PLA और UNLF जैसे संगठनों ने तो उनके ऊपर जिंदा या मुर्दा इनाम भी घोषित किया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कंधे पर राइफल टांगे भारतीय फौज का यह कमांडो नॉर्थ ईस्ट की सड़कों के ऊपर बिल्कुल अकेले पेट्रोलिंग किया करता था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि अपनी इस बहादुरी की लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी। उनके ऊपर घोषित इनाम के चलते उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। 10 साल पहले उनके परिवार को एक क्लासिफाइड लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया था और तब से लेकर आज तक उनका पुश्तैनी घर बंद पड़ा हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा जानते थे कि मणिपुर अटैक की जवाबी कार्रवाई के लिए उनसे संपर्क अवश्य किया जाएगा, क्योंकि बात जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादियों को ढूंढने की आती थी तो उनकी पैराएसएफ यूनिट का कोई सानी नहीं था। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ वो ऊपर से ऑर्डर्स आने का इंतजार करने लगते हैं और जल्द ही वो ऑर्डर्स आ भी जाते हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए, आर्मी चीफ आ रहे हैं। उधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बांग्लादेश दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे। एनएस से अजीत डोवल को भी उनके साथ जाना था, लेकिन ऐन मौके पर वो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह को यूके के दौरे पर निकलना था, लेकिन वो भी अपना ये टूर पोस्टपोन कर चुके थे। साफ था कि कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। 5 जून 2015 की शाम जनरल दलबीर सिंह दिल्ली से इम्फाल के लिए निकल जाते हैं, जहां 3 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत उन्हें पूरी सिचुएशन के ऊपर ब्रीफ करते हैं। ये एक अल्ट्रा हाई लेवल की ब्रीफिंग थी जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा और उनके सीईओ के अलावा बस कुछ चुनिंदा ऑफिसर्स को ही शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रावत आर्मी चीफ को बताते हैं कि मणिपुर के हमलावर बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और इस समय विदेशी धरती पर छिपे हुए हैं, लेकिन उनके भारतीय कमांडोज की पहुंच से दूर नहीं है। ये कहते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रावत एक बोर्ड पर लगे मैप के ऊपर घुसपैठियों के कैंप्स की लोकेशंस को मार्क कर देते हैं, एक मैप जो मणिपुर, नागालैंड और म्यांमार के इलाके दर्शा रहा था।
कोर कमांडर रावत से शुरुआती प्लान सुनने के बाद आर्मी चीफ दलबीर सिंह यहाँ मौजूद ऑफिसर से कहते हैं, जेंटलमैन, हमारे इस ऑपरेशन को खुद पीएम ने अप्रूव किया है और रक्षा मंत्री से व्यक्तिगत रूप से सुपरवाइज करेंगे। इस बार हमारे पास सरकार की फुल सपोर्ट और फुल बैकिंग है। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है और ये टॉप सीक्रेट मीटिंग खत्म होते होते साफ हो जाता है कि अगले 72 घंटों के भीतर उनके अंदर दहक रही प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो जाएगी। पैरा एसएफ को बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की अनुमति दे दी गई थी। स्ट्राइक्स जिन्हें दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार समय आने पर पूरी दुनिया के सामने स्वीकार भी करने वाली थी। यहाँ मौजूद ऑफिसर्स को सुसमाचार देते हुए आर्मी चीफ दलबीर सिंह आगे कहते हैं, जेंटलमैन, इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को 7 जून की सुबह एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड दिस मिशन विल बी कॉल्ड ऑपरेशन सनराइज। इस ऑपरेशन के तहत पैरा एसएफ के कमांडोज म्यांमार के अंदर दो मुखी धावा बोलने वाले थे। नागालैंड और मणिपुर से पैरा एसएफ की 2 टीम्स को म्यांमार के जंगलों में घुस वहां मौजूद अलगाववादी और उनके कैंप्स का संपूर्ण विनाश करना था। मैक्सिमम डैमेज के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के स्क्वाड को उन कैंप्स को हिट करना था जहां अलगाववादी सबसे ज्यादा संख्या में छिपे हुए थे। ब्रीफिंग के तुरंत बाद ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ऐसे कैंप्स को सेलेक्ट करने में लग जाते हैं जहां उनके अनुसार इस समय अलगाववादी खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे और सैकड़ों सैटेलाइट इमेजेस और कम्युनिकेशंस को खंगालने के बाद ऑस्कर डेल्टा म्यांमार के जंगल में स्थित ऐसे 3 कैंप्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अलगाववादियों से भरे इन कैंप्स के ऊपर डेल्टा के स्क्वाड को मणिपुर से अटैक लॉन्च करना था और ठीक इसी समय नागालैंड में पोस्टेड एक पैरा एसएफ स्क्वाड को भी बॉर्डर पार जा पहले से सेलेक्ट किए गए कैंप के ऊपर धावा बोलना था। नागालैंड वाले स्क्वाड के लिए तो अपने टारगेट कैंप तक पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन मणिपुर में बैठे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई थी, समस्या जिसका नाम था दूरी। म्यांमार में स्थित ये कैंप जंगल के बहुत ज्यादा भीतर थे और इनके ऊपर केवल 2 दिनों में मणिपुर से स्ट्राइक करना काफी ज्यादा कठिन साबित हो सकता था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित करने का उनके सामने केवल एक ही मार्ग है, डी-डे की तारीख को पोस्टपोन करना। उनके आकलन के अनुसार कैंप्स की दूरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें और ज्यादा समय की आवश्यकता थी। इसके अलावा वो एक और प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे। 5 जून के दिन मणिपुर में पैरा एसएफ के मात्र 40 कमांडोज ही मौजूद थे। यही कारण था कि यूएन पीस कीपिंग पर जाने के लिए पालामेर बेस पर खड़े उन 100 कमांडोज को कोंगो की जगह मणिपुर आने का आदेश दे दिया गया था, लेकिन ये कमांडोज 6 जून की सुबह होने से पहले यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। इस मिशन को स्मूथली मैनेज करने के लिए कोर कमांडर बिपिन रावत अपने हेडक्वार्टर्स को नागालैंड के दीमापुर से इम्फाल शिफ्ट करवा लेते हैं। इस समय तक लेफ्टिनेंट जनरल रावत इंडियन आर्मी में एक लेजेंड का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और एक लेजेंड को अपने बीच देख कमांडोज का मनोबल काफी ऊपर चला गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा द्वारा सेलेक्ट किए गए तीनों कैंप्स एक दूसरे के साथ बने हुए थे और इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार इन कैंप्स में इस समय लगभग 100 अलगाववादी मौजूद थे, जिसका मतलब ये था कि केवल 40 कमांडोज के साथ इस मिशन को अंजाम देना संभव तो था, लेकिन साथ ही थोड़ा सा खतरनाक भी। इसीलिए 5 जून को आधी रात के बाद लॉन्च की तारीख को 2 दिन और आगे बढ़ा दिया जाता है। ऑपरेशन सनराइज को अब 7 की जगह 9 जून के दिन लॉन्च किया जाना था। 2 दिन और मिलने का मतलब था कि अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए भारतीय कमांडोज के पास अब पर्याप्त समय था। इसीलिए चैन की कुछ सांस लेने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने कमांडोज को कुछ घंटे सोने का आदेश देते हुए कहते हैं, कमांडोज, पता नहीं इसके बाद फिर कब ठीक से सोने को मिलेगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए सब सो जाओ और हाँ, कोई गपशप नहीं और मोबाइल पे कोई चैटिंग वैटिंग भी नहीं। अगले दिन सूर्योदय से पहले कुछ शॉर्ट ब्रीफिंग्स के बाद पैरा एसएफ के कमांडोज अपने मिशन पर निकलने के लिए गियर अप करना शुरू कर देते हैं। इनके इस मिशन के बारे में कुछ मुट्ठीभर ऑफिसर्स के अलावा और कोई कुछ नहीं जानता था। स्ट्राइक्स कब होनी है, कहां होनी है, मणिपुर और नागालैंड से टीम सीमा तक कैसे पहुंचेंगी, इस प्रकार की डिटेल्स ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल कमांडर्स एनएस अजीत डोवल और रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के अलावा किसी के पास नहीं थी।
सर से पैर तक पूरी तरह हथियारों से लदे पैरा एसएफ के इन 64 कमांडोज को लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने खुद अपने हाथों से चुना था। ऑपरेशन सनराइज के लिए कमांडोज अपने साथ कार्ल गुस्ताव 84mm रॉकेट लॉन्चर्स, क्लैशनिकोव मशीन गन, स्टार 21 असॉल्ट राइफल्स, कोल्ट M4 कार्बाइन्स, AK-47 7.62mm की स्नाइपर राइफल्स और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स कैरी कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने हर बार की तरह इस मिशन के लिए भी अपनी फेवरेट M4A1 कार्बाइन और साइलेंसर लगी उजी सब मशीन गन को चुना था। प्लान के अनुसार पैरा एसएफ के इन योद्धाओं को बॉर्डर पर स्थित पहले से निर्धारित एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद वहां से म्यांमार के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना था। कमांडोज के मूवमेंट को जितना हो सके उतना गुप्त रखा जाना था, क्योंकि इस मिशन की सफलता पूरी तरह एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पर निर्भर करती थी। इस ऑपरेशन में अलगाववादियों को खतरे की जरा सी भी भनक लगने का केवल एक ही मतलब था, मिशन फेल्ड। इसीलिए निर्णय लिया जाता है कि कमांडोज को आर्मी ट्रक्स में बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा, जिससे कि एक रूटीन सा इन्फेंट्री मूवमेंट लगे। हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने का मतलब था बहुत ज्यादा शोर, और इसीलिए एयर ड्रॉपिंग या एयरलिफ्टिंग के आइडिया को पूरी तरह रूल आउट कर दिया जाता है। 7 जून के दिन निकलने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा अपनी राइफल साथ खड़े कमांडो को थमा देते हैं। ये कमांडो तुरंत समझ जाता है कि उसका मिशन लीडर अब क्या करने जा रहा है, एक ऐसा काम जो वो हर मिशन से पहले जरूर किया करता है। ऑस्कर डेल्टा पहले तो घुटनों के बल नीचे बैठते हैं, अपनी हथेलियां जमीन पर टिकाते हैं और फिर अपने होठों से मिट्टी को चूमना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख यहाँ मौजूद हर एक कमांडो भी नीचे झुकने लगता है। पहले धरती को चूमता है और फिर अपने देश की मिट्टी से अपने माथे के ऊपर तिलक धारण कर लेता है, और इसके ठीक अगले क्षण लेमाकोंग का आसमान इन शेरों की दहाड़ से कांप उठता है। बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, बलिदान परम धर्म, परम धर्म। 7 जून को सुबह 5 बजे इन पैरा एसएफ कमांडोज को म्यांमार बॉर्डर पर ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन इनके टारगेट्स बॉर्डर के उस पार अभी भी बहुत दूर थे। अटैक लॉन्च करने से पहले कैंप्स को स्कैन करने के लिए पैरा एसएफ स्क्वाड को पहले से चुने गए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था, जिसका मतलब ये था कि जून के इस तपते महीने में हर भारतीय कमांडो को लगभग 35 किलोग्राम वजन के साथ बिना रुके बिना थके अपने पैरों पर पूरे 40 किलोमीटर का सफर तय करना था। लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा एक सिपाही के रूप में तो अपना लोहा मनवा चुके थे, लेकिन ये अगले 48 घंटे कमांडर के रूप में उनके नेतृत्व की अत्यंत कठिन परीक्षा लेने वाले थे। आज उनके कंधों पर इस मिशन का भाग्य और 64 युवा कमांडोज का जीवन तो निर्भर कर ही रहा था, लेकिन इन सब के अलावा एक और चीज ऐसी होती है जिससे बढ़कर एक पैरा एसएफ कमांडो के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं होता, उसके राष्ट्र की प्रतिष्ठा। 7 जून की पौ फटने के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के पीछे पीछे उनके कमांडोज बॉर्डर की दिशा में अपना पहाड़ी सफर शुरू कर देते हैं। इस दौरान ऑस्कर डेल्टा के दिमाग में वैसे तो पूरी तरह अपना मिशन ही छाया हुआ था, लेकिन बीच बीच में क्षण भर के लिए उन्हें अपनी माँ की याद भी आ जाती थी, उनकी माँ जो पिछले कई वर्षों से सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। दो दिन बाद उनकी माँ की एक मेजर सर्जरी होने वाली थी और इतनी बड़ी ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। अपने इस निर्णय को ले लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के मन में जरा सा भी पछतावा नहीं था। इस समय वो अपनी 2 माँओं में से किसी एक को ही चुन सकते थे, और उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी दूसरी माँ भारती को चुना था। 8 जून का सूर्य निकलने से कई घंटे पहले भारतीय पैरा कमांडोज बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार में अपना पहला कदम रख चुके होते हैं। इस ऑपरेशन के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बॉर्डर के पास एक गांव में रहने वाले 2 भारतीय गाइड्स को भी हायर किया था।
बर्मीज बोलने वाले दोनों सिविलियंस इस इलाके के चप्पे चप्पे से भली भांति परिचित थे। इन गाइड्स की सहायता से पैराएसएफ स्क्वाड बिना किसी बाधा के आराम से अपने टारगेट की ओर बढ़ता रहता है और जैसे ही बॉर्डर के पास से बहने वाला एक नाला क्रॉस करता है, सामने खड़ी घनी झाड़ियों में से एक आवाज सी आने लगती है। यह आवाज सुनते ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी टीम की तरफ रुकने का इशारा करते हैं और उनका हर कमांडो सांसें रोक अपनी अपनी राइफल उन झाड़ियों की तरफ तान देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती, झाड़ियों के पीछे से 5 आदमी प्रकट होते हैं जिनके कंधों पर बड़ी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड्स टंगी हुई थीं। स्क्वाड के साथ मौजूद गाइड्स के पूछने पर पता चलता है कि ये 5 बर्मीज शिकारी हैं जो इलाके में पाई जाने वाली इन दैत्यकाय छिपकलियों का शिकार कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। इन शिकारियों ने बैठे बिठाए ऑस्कर डेल्टा को एक अत्यंत गंभीर दुविधा में डाल दिया था। अब वो चाहते हुए भी इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि ये लोग शिकारी के भेस में अलगाववादियों के जासूस भी हो सकते थे और इनको छोड़ना पूरे मिशन को खटाई में डाल सकता था। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये था कि इन 5 को यहीं के यहीं ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाए। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि बिना पुख्ता सबूत के वो और उनके कमांडोज ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात की भी पूरी संभावना थी कि ये लोग सच बोल रहे थे और वास्तव में शिकारी ही थे। काफी देर सोचने के बाद भी लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी इस दुविधा का निवारण नहीं कर पाते और इसीलिए इन 5 को बंदी बना अपने साथ उस पहाड़ तक ले जाने का निर्णय करते हैं जिसकी चोटी से टारगेट कैंप्स को स्कैन किया जाना था। दोपहर होते होते पैराएसएफ स्क्वाड को पहाड़ दिखाई देने लगता है। पिछले दिन की सुबह ट्रक से उतरने से लेकर अब तक एक बार भी ये कमांडोज आराम करने के लिए नहीं रुके थे, इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा इनको थोड़ी देर रुककर लंच करने को कहते हैं। इन कमांडोज के बैकपैक में पोर्टेबल स्टोव्स और हेक्सामिन फ्यूल टैबलेट्स थीं जो जलने पर किसी भी प्रकार की गंध और धुआं नहीं छोड़ती। स्टोव जलाने के बाद भूख से तड़प रहे ये कमांडोज अपने अपने बैग से राजमा पुलाव के पैकेट्स निकालते हैं और धीमी आंच पर गर्म कर खाना शुरू कर देते हैं। राजमा पुलाव के बाद ये फौजी मीठे में शक्कर पारे का सेवन करते हैं, एक मिठाई जिसका स्वाद इन्हें इस घने जंगल में भी घर की याद दिला देता है। लगभग 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद ये कमांडोज अब और ज्यादा घनी हो चुकी वनस्पति को चीरते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब उस पहाड़ की चढ़ाई करने का समय आता है तो इनको आभास होता है कि इनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका है। मणिपुर से हर कमांडो अपने साथ 7 लीटर पानी लेकर निकला था, लेकिन ये जून का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी। वैसे तो ये पैरा कमांडोज कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर कॉम्बैट करने में महापारंगत थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े मिशन में अटैक से 1 दिन पहले पीने का पानी खत्म हो जाना ये परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। अपने सभी साथियों से इशारों में कंफर्म करने के बाद एक कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा से कहता है, सर वो सबका पानी खत्म हो गया है, किसी के पास एक बूंद भी नहीं बची है। अरे ये तो अच्छी बात है, अब और जल्दी इस मिशन को खत्म करेंगे। जल्दी उन कैंप्स में रखा खाना पानी बियर शियर सब हमारा होगा, आराम से पार्टी करेंगे दोस्तों। मिशन लीडर होने के नाते लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा इम्फाल में मौजूद आर्मी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे। उन्हें एक इनक्रिप्टेड मोबाइल फोन दिया गया था जिसमें सिग्नल अभी भी 3 बार दिखा रहा था। उधर दिल्ली से इस मिशन को अपना पूरा सपोर्ट दे रही भारत सरकार ने म्यांमार की राजधानी में पोस्टेड अपने एक डिप्लोमेट को भी लूप में रखा हुआ था। 8 जून की आखिरी किरण ढलने के साथ ही पैराएसएफ स्क्वाड उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके कमांडोज तुरंत अपनी अपनी पोजीशंस ले अपने नाइट विजन बाइनोकुलर्स और दूसरे हाईटेक इक्विपमेंट से कैंप्स की स्कैनिंग करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही रिकॉन टीम की स्क्रीन्स पर कैंप्स में मौजूद बागियों की तस्वीरें उभरने लगती हैं, तस्वीरें जिन्हें देखते ही हर कमांडो की आंखों के सामने डोगरा रेजिमेंट के उन 18 फौजियों के चेहरे फ्लैश होने लगते हैं। अब रात पूरी तरह ढल चुकी थी और ये पहाड़ भी चंद्रमा की चांदनी में नहाने लगा था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने टीम लीडर्स के साथ एक और बार स्ट्राइक्स के प्लान को रिहर्स और फाइन ट्यून करने में लग जाते हैं। इस प्लान के अनुसार पैराएसएफ स्क्वाड को कुल 4 सब यूनिट्स में बांटा जाना था। पहली सब यूनिट को बिल्कुल सामने से कैंप के ऊपर आक्रमण कर इस ऑपरेशन का शंखनाद करना था। 2 कट ऑफ सब यूनिट्स को कैंप्स की विपरीत दिशाओं से बागियों को इंटरसेप्ट कर उन्हें न्यूट्रलाइज करना था और चौथी सब यूनिट को सबसे महत्वपूर्ण रियर गार्ड ग्रुप फॉर्म करना था, यानी कि इस टीम को सबसे पीछे रहते हुए उन बागियों को खत्म करना था जो तीनों टीम से बचने में सफल हो गए थे। इन कमांडोज के ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर थे
9 जून के सूर्योदय के साथ ही इन्हें अत्यंत भीषण फायर पावर के साथ इन कैंप्स के ऊपर धावा बोलना था। और ठीक इसी समय 100 किलोमीटर दूर नागालैंड से निकले पैराएसएफ स्क्वाड को भी एक अलगाववादी कैंप को ध्वस्त करना था। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार NSC-NK का कुख्यात मिलिट्री एडवाइजर निकी सुमी इस समय इसी कैंप के अंदर छुपा हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके साथी अभी अपने प्लान को फाइनल कर ही रहे थे कि रात के ठीक 10 बजे इस पहाड़ पर पसरी शांति अचानक भंग हो जाती है। ये आवाज सुनते ही सभी कमांडोज अपने वेपन्स को रेडी टू फायर मोड में डाल अपनी अपनी पोजीशंस पर एक घुटने के बल बैठ जाते हैं। क्या हमारा कवर एक्सपोज हो चुका है? कहीं बागियों को हमारे आने का पता तो नहीं चल गया? फायरिंग की आवाज सुनते ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के मन में इस प्रकार के हजारों प्रश्न एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगते हैं। वो कुछ गहरी सांसें लेने के बाद धीमी आवाज में अपने स्क्वाड को स्टैचू बने रहने का आदेश देते हैं, जिसके बाद हवा से हिल रहे पत्तों के अलावा दूर दूर तक दूसरी कोई आवाज सुनाई नहीं देती। 10 मिनट बाद कुछ हथियारबंद बागी कैंप से बाहर निकलते हैं और उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पहाड़ के स्लोप पर कैमोफ्लाज में तैनात भारतीय कमांडोज से केवल 150 मीटर दूर पहुंच जाते हैं। भारतीय स्क्वाड के इतना ज्यादा करीब आ चुके ये बागी अपनी टॉर्चेस इधर उधर लहराते हुए जोर जोर से अरिजीत सिंह के गाने गा रहे थे और इनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि इन्होंने दबा के शराब पी हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा समझ जाते हैं कि हो ना हो ये इनका रोज का पेट्रोलिंग रूटीन है और भगवान की कृपा से उनका कवर अभी भी सुरक्षित है। हवा में कुछ और राउंड फायर करने के बाद जब ये बागी वापस अपने कैंप्स की तरफ चलना शुरू करते हैं तब जाकर कहीं भारतीय कमांडोज की सांसें वापस आने लगती हैं। आज की इस रात चटनी के साथ ठंडी पूरियां खाने के बाद पैराएसएफ के ज्यादातर कमांडोज थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेट जाते हैं, लेकिन रिकॉन टीम बिना एक क्षण के लिए भी अपनी पलकें झपकाए एक गिद्ध की तरह लगातार इन टारगेट कैंप्स के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रहती है। भारतीय एसएफ के इन जवानों को अपनी आंखें बंद किए अभी मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर कैंप से फायरिंग की आवाज आने लगती है और इस बार ये फायरिंग एक आध नहीं बल्कि पूरे 10 मिनट तक चलती है, अचानक रुक जाती है और एक बार फिर ये बागी अपने कैंप्स के अंदर वापस चले जाते हैं। इसके ठीक 2 घंटे बाद सुबह के 3 बजे बागियों की तरफ से फायरिंग का एक और राउंड शुरू कर दिया जाता है। बार बार हो रही इस फायरिंग के चलते भारतीय स्क्वाड में कंफ्यूजन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी चरम पर पहुंच जाती है। क्या वाकई दुश्मन को पैराएसएफ के बारे में कोई टिप ऑफ मिल चुका था या फिर ऐसा करना इनका डेली रूटीन था? साफ था कि अब लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा कोई चांस नहीं ले सकते थे और उनके पास अपने प्लान में बदलाव करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 9 जून को सुबह के 3 बजे स्थिति ये थी कि पैराएसएफ की रिकॉन टीम ने पहाड़ की चोटी पर कब्जा किया हुआ था। बाकी कमांडोज ने ढलान पर अपनी पोजीशंस ली हुई थी और टारगेट कैंप्स के बाहर खड़े बागी रह रहकर हवा में फायरिंग किए जा रहे थे। अपने टीम लीडर से विचार विमर्श करने के बाद ऑफिसर डेल्टा निर्णय करते हैं कि स्क्वाड को अब 4 की जगह 3 टीम्स में बांटा जाएगा। इनमें से 2 टीम्स कैंप के ऊपर डायरेक्ट ऑफेंसिव अटैक करेंगी जबकि तीसरी टीम इन्हें पीछे से कवर प्रदान करेगी। कवर देने के अलावा इस तीसरी टीम को असॉल्ट टीम्स के लिए बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता भी तैयार करना होगा। निर्धारित समय से केवल 2 घंटे पहले किए गए इस बदलाव के अनुसार विपरीत दिशाओं से भेजे जाने वाली 2 कट ऑफ टीम्स के प्लान को अब ड्रॉप कर दिया गया था। सुबह के 4 बजे पेट के बल रेंगते हुए भारतीय कमांडोज अपनी अंतिम असॉल्ट पोजीशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने हेलमेट पर लगी नाइट विजन डिवाइस से ऑस्कर डेल्टा देखते हैं कि आखिरी फायरिंग करने के 1 घंटे बाद भी वो बागी अपने टेंट्स के अंदर वापस नहीं गए हैं। कैंप्स की परिधि पर खड़े इन बागियों पर नजर बनाए पैराएसएफ के कमांडोज बिना किसी आवाज के आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और जब इनके और बागियों के बीच का फासला केवल 10 मिनट का रह गया होता है तब अचानक वो बागी अपने कैंप्स की तरफ चल पड़ते हैं। अपने दोनों हाथों में राइफल और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार थामे भारतीय कमांडोज इन बागियों के पीछे रेंगना जारी रखते हैं
और जब ये बागी पूरी तरह अपने कैंप्स के अंदर जा चुके होते हैं तो 20-20 कमांडोज की ये दो टीम्स बिल्कुल चुपचाप इन कैंप्स के बाहर एक सेमी सर्कल बना लेती हैं। इन 40 कमांडोज ने कुछ इस तरह अपनी पोजीशंस ली थी कि इनमें से हर एक बिना किसी बाधा के सीधा अपने टारगेट्स के ऊपर फायरिंग कर सके। बाकी के 24 कमांडोज थोड़ा पीछे रुक अपने नाइट विजन ग्लासेस से असॉल्ट टीम्स और टारगेट लोकेशन के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए थे। कैंप्स के अंदर मौजूद बागी इस समय अपने लिए सुबह का खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी भोजन होने वाला है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा को अपने एक बर्मीज इन्फॉर्मर से इंटेलिजेंस मिली थी कि ये बागी दिन में केवल 2 बार ही खाना खाते हैं, पहला सुबह के 5 और दूसरा दोपहर के 3 बजे। इसका मतलब ये था कि कुछ ही देर में सभी बागी खाना खाने के लिए एक साथ डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होने वाले थे और यही कारण था कि अटैक का टाइम सुबह के ठीक 5 बजे रखा गया था। अब 5 बजने में केवल कुछ ही मिनट रह गए थे और इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा टारगेट एरिया का एक अंतिम बार आकलन करते हैं। कैंप्स के बाहर बनी सबसे पहली सेंट्री पोस्ट खाली पड़ी हुई थी। इसके पीछे 2 पोस्ट और थी, जिनमें से एक पर 4 और दूसरी पोस्ट पर 2 बागी पहरा दे रहे थे। इस आकलन के बाद ऊपर देखते हुए ऑफिसर डेल्टा ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, फिर अपने पीछे कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स लिए 2 कमांडोज को बाएं हाथ से एक इशारा करते हैं और ठीक 5 सेकंड बाद इन स्वीडिश लॉन्चर्स से निकले 2 रॉकेट्स उन दोनों सेंट्री पोस्ट के परखच्चे उड़ा देते हैं। पिछले 17 घंटों से एकदम प्यासे इंडियन आर्मी के इन पैराएसएफ कमांडोज ने ऑपरेशन सनराइज का शंखनाद कर दिया था और इनके द्वारा किए गए पहले ही वार में दुश्मन के 6 बागी मारे जा चुके थे। रॉकेट्स के धमाकों से आए भूकंप ने डाइनिंग एरिया में बैठे अलगाववादियों को उनके ऊपर शुरू हो चुके आक्रमण का समाचार दे दिया था। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, पैराएसएफ के हाईली ट्रेंड 40 कमांडोज अपनी असॉल्ट राइफल से इनके ऊपर लोहा बरसाना शुरू कर देते हैं। भारतीय स्क्वाड द्वारा की जा रही ये फायरिंग रैंडम नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ताल बिठाकर की जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोफेशनल सिम्फनी के संगीत वादक एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए एक मधुर मेलोडी को परफॉर्म करते हैं। पहले सिंगल शॉट, फिर एक डबल टैप और मैगजीन खाली होने तक ये पैटर्न रिपीट। एक मैगजीन खाली होते ही हर कमांडो दूसरी मैगजीन इतनी फुर्ती से बदल रहा था जैसे कि नींद में भी वो यही काम करता हो। पैराएसएफ द्वारा अलगाववादियों के ऊपर किया गया यह अटैक इतना ज्यादा भीषण था कि वो सर कटे मुर्गों की तरह इधर उधर भागने का प्रयास कर रहे थे। आखिर हमारे साथ ये हो क्या रहा है? इससे पहले इन्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल पाता, पैराएसएफ की अटैक टीम्स पहले कैंप को सफलतापूर्वक क्लियर कर चुकी होती हैं। इन कैंप्स में मौजूद अलगाववादी इतने ज्यादा बदहवास हो चुके थे कि अटैक शुरू होने के पहले 25 मिनट में तो वो एक राउंड तक भी फायर नहीं कर पाए थे। भारतीय कमांडोज जब दूसरे कैंप को भी आधे से ज्यादा क्लियर कर चुके होते हैं तब जाकर कहीं इन बागियों की तरफ से ऑटोमेटिक फायरिंग का पहला राउंड शुरू किया जाता है। पैराएसएफ के पास मौजूद इंटेलिजेंस के अनुसार इन कैंप्स के अंदर बंकर्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये इंटेलिजेंस गलत थी। अटैक के 25वें मिनट में तीसरे कैंप के नीचे बने बंकर से भारतीय कमांडोज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है और इस फायरिंग से निकली कुछ गोलियां लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा के हेलमेट को बिल्कुल चूमते हुए निकल जाती हैं। लेकिन भारतीय फौज के पैरा कमांडोज आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। छोटे मोटे इंटेलिजेंस फेलियर से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बंकर से हो रही फायरिंग का भारतीय कमांडोज द्वारा विध्वंसक गोलाबारी से प्रत्युत्तर दिया जाता है। अपनी AK-47 में लगे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से कमांडोज इन बंकर्स के ऊपर ग्रेनेड्स की बारिश कर डालते हैं और हवा को चीरते हुए शैपनर्स चारों दिशाओं में तबाही मचाने लगते हैं कि तभी कार्ल गुस्ताव से एयरबस्ट मोड में निकले 84 mm के 2 रॉकेट्स प्रकट होते हैं और उन बंकर से ठीक 1 फीट ऊपर जाकर फट जाते हैं। म्यांमार में स्थित अलगाववादियों के 2 सबसे बड़े कैंप्स को पूरी तरह जबकि तीसरे को आधे से ज्यादा खाक में मिला दिया गया था
ऑपरेशन सनराइज का उद्देश्य पूरा हो चुका था और इस पॉइंट पर मिशन लीडर ऑस्कर डेल्टा को यह निर्णय लेना था कि अब उन्हें वापस मुड़ना शुरू कर देना चाहिए या नहीं। डोगरा रेजिमेंट के अपने 18 भाइयों का बदला लेने के लिए किया गया यह ऑपरेशन सनराइज कुल 45 मिनट चलता है और इस दौरान पैराएसएफ के कमांडोज द्वारा दुश्मन के ऊपर लगभग 15,000 राउंड्स, 150 ग्रेनेड्स और करीब 1 दर्जन रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत द्वारा ऑस्कर डेल्टा को बिल्कुल साफ निर्देश दिए गए थे कि ऑपरेशन खत्म होते ही उन्हें बिना किसी विलंब जल्द से जल्द वापस मुड़ना है और लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ऑपरेशन पूरा होते ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके कमांडोज अपने सिविलियन गाइड्स की सहायता से वापस बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। पैराएसएफ का यह ऑपरेशन सनराइज आर्मी लीडरशिप की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा सफल रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि ऑपरेशन में शामिल एक भी कमांडो को हल्की सी खरोंच तक नहीं आई थी। उधर लाइमाखोंग में सेटअप किए गए वॉर रूम में लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत के लिए एक एक क्षण काटना भारी हो रहा था। सुबह के 6 बज चुके थे और प्लान के अनुसार अब तक उनके पास लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा की कॉल आ जानी चाहिए थी। हेलोजन लैंप से जगमगा रहे इस वॉर रूम में मौजूद हर आदमी अपने अंदर उठ रहे नकारात्मक विचारों से लड़ने में लगा हुआ था कि तभी कोर कमांडर रावत की मेज पर रखा मोबाइल फोन बज उठता है। मिशन अकम्प्लिश्ड। आई रिपीट, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा से जादुई शब्द सुनते ही बिपिन रावत समेत इस वॉर रूम में मौजूद हर ऑफिसर उछलना शुरू कर देता है। बिना किसी विलंब के मैसेज आर्मी चीफ दलबीर सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल को भेज दिया जाता है और इसके चंद घंटे बाद कुछ ऐसा होता है जो भारत के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया को चौंकाते हुए भारत सरकार आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन की जानकारी सार्वजनिक कर देती है। Early this morning, the Indian Army engaged 2 separate groups of militants along the Indo-Myanmar border at 2 different locations along the Nagaland and Manipur border. 9 जून को दोपहर के लगभग 3 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके 64 कमांडोज बॉर्डर पर स्थित सबसे पहले भारतीय गांव में पहुंच जाते हैं। सूरज पूरे ताप पर था और बुरी तरह थके हारे भारतीय फौज के कमांडोज भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे। इनमें से कई को तो गंभीर डिहाइड्रेशन भी हो गया था, लेकिन फिर भी इनके चेहरों पर एक शिकन तक नहीं थी। इनके लिए अपने मिशन को पूरा करने की खुशी अपने शरीर की पीड़ा से कहीं ज्यादा थी। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके आदमी इस गांव में बने एक छोटे से ठेके पर पड़ी बियर की सारी बॉटल्स खरीद लेते हैं और अपने साथियों के साथ गटागट इन बॉटल्स को पीते हुए वो देखते हैं कि उनकी ये बियर मेड इन म्यांमार है। कई दिनों में पहली बार आज ये कमांडोज बिना किसी झिझक या संकोच के अपना दिल खोलकर हंसते हैं। शाम के करीब 6 बजे आर्मी एविएशन कोर के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स इस गांव के बाहर एक खेत में लैंड करना शुरू कर देते हैं और इन हेलीकॉप्टर्स में सवार हो पैराएसएफ के सभी कमांडोज अगले दिन की सुबह होने से पहले वापस लाइमाखोंग पहुंच चुके होते हैं। उधर नागालैंड से बॉर्डर क्रॉस कर NSC-NK के कैंप पर हमला करने वाला पैराएसएफ स्क्वाड इतना भाग्यशाली नहीं था। उनके पहुंचने से केवल कुछ ही देर पहले अलगाववादी वो कैंप छोड़कर भाग गए थे और पैराएसएफ स्क्वाड उस खाली कैंप को नष्ट कर वापस अपने बेस पर आ गया था। अगले पूरे दिन आर्मी लीडरशिप को मिशन के ऊपर डिब्रीफ करने के बाद जब ऑस्कर डेल्टा फ्री होते हैं तब जाकर कहीं उन्हें अपने परिवार का ख्याल आता है। वो हॉस्पिटल जा कैंसर से जूझ रही अपनी माँ से मिलना चाहते थे। उनकी माँ जिसकी अभी एक दिन पहले ही एक बहुत गंभीर सर्जरी हुई थी। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत और दूसरे कमांडर्स को जब उनकी माँ के बारे में पता चलता है तो अपने जीवन में सब कुछ देख चुके इन कठोर अफसरों का हृदय भी आंसू बहाने लगता है।
खैर ये भावनाएं तो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रावत ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऑस्कर डेल्टा अपनी मारुति 800 में अकेले ड्राइव करके हॉस्पिटल तक जाएं। वो जानते थे कि इस समय अलगाववादियों के हिट स्क्वाड्स उनको ट्रैक करने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे, लेकिन लाख मनाने के बावजूद भी पैरा एसएफ का ये ऑफिसर अपने लिए पर्सनल प्रोटेक्शन लेने को तैयार नहीं होता। सॉरी सर, पर ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें मेरी जान भी चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे किसी कमांडो को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। 10 जून की रात लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी मां के साथ हॉस्पिटल में बिताते हैं और जब अगली सुबह अपने बेस वापस लौटते हैं तो उन्हें ऑपरेशन सनराइज द्वारा मचाई गई तबाही की सटीक जानकारी दी जाती है। 9 जून 2015 की उस सुबह की गई भारतीय स्ट्राइक्स के परिणाम स्वरूप कुल 50 से ज्यादा अलगाववादी मारे गए थे। इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार राख बन चुकी उस कैंप साइट से बर्मीज आर्मी के 2 ट्रक्स भी निकलते हुए दिखाई दिए थे। 2 ट्रक्स जिनमें एक के ऊपर एक बागियों के प्राणों से हीन शरीर लदे हुए थे। इसके अलावा इन स्ट्राइक्स में एक बड़ी संख्या में बागी घायल भी हुए थे, जिनको टारगेट लोकेशन के दक्षिण में स्थित एक सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। लेकिन उन 5 बर्मीज शिकारियों का आखिर क्या हुआ जिन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा ने बंदी बना अपने साथ रख लिया था? फाइनल अटैक के लिए उस पहाड़ से नीचे उतरने से ठीक 5 मिनट पहले ऑस्कर डेल्टा ने उन 5 को छोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, उन्हें हुई परेशानी के लिए हर एक शिकारी को ऑन द स्पॉट 5-5 हजार रुपए का नगद मुआवजा भी दिया गया था। जो आग ये सीने में है, जगा उसे, बढ़ा उसे। ऑपरेशन सनराइज के 2 महीने बाद 14 अगस्त 2015 की शाम लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को भारत सरकार द्वारा कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। उनके अलावा ऑपरेशन सनराइज में दिखाई गई वीरता के लिए उनके स्क्वाड के हवलदार रैंक के कमांडो को शौर्य चक्र और 5 अन्य कमांडोज को भी सेना मेडल प्रदान किए जाते हैं। 14 अगस्त की उस शाम को याद करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा कहते हैं, यार मैं कोई रैम्बो वैम्बो नहीं हूँ। इस कीर्ति चक्र के ऊपर मुझसे कहीं ज्यादा मेरे कमांडोज का अधिकार है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया। हाँ, जब बढ़िया काम के लिए आपको शाबाशी मिलती है तो आपको अच्छा जरूर लगता है। बस ये मेडल्स और अवार्ड्स इससे ज्यादा मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। जोश बेशुमार है, बदले की जो आग है, गलती नहीं हमारी, पहले किया तुमने वार है। भुगतोगे तुम इसके लिए, छोड़ेंगे ना किसके लिए, घर में घुस के मारेगा ये नया हिंदुस्तान। देश मेरा, मेरी माँ है, मेरी जान, मेरी हाथ ना लगाना, दूर हो जा साले माँ की